नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत बदलती परंपराएं चैप्टर का नाम है। आज उसी का अध्ययन करेंगे। मानव इतिहास हमें मनुष्य की सभ्यता का विकास कैसे हुआ इसकी जानकारी प्रदान करता है। निश्चित रूप से मनुष्य आदिकाल से लेकर इस आधुनिक काल तक कैसे पहुंचा, इस लंबे सफ़र की कहानी इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है। इतिहास में परंपराएं कैसे बदली हैं, कैसे भिन्न भिन्न समूहों के लोग सत्ता में आए हैं, तो इस संबंध में आज इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का नाम बदलती परंपराएं, क्लास 11th एनसीईआरटी हिस्ट्री। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। ये नाइट के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। समाज में भिन्न भिन्न समूहों का कैसे जन्म हुआ, कैसे भिन्न भिन्न प्रभावी ग्रुप पैदा हो गए, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसके अंतर्गत नाइट जो एक सम्मानित समूह था, इसके विषय में यहाँ है कि 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्रायः होते रहते थे। स्थानीय युद्ध होते रहते थे 9वीं सदी से यूरोप में। शौकिया कृषक, शौकिया पेशेवर तौर पर नहीं, शौक के तौर पर खेती करने वाले लोग, शौकिया कृषक, सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया। अश्वसेना मतलब राइडर्स, घुड़सवारी करने वाले सैनिक दिया, जो नाइट्स कहलाते थे। अर्थात नाइट्स क्या थे? तो एक सैनिक थे जो घोड़े पर चलते थे, घोड़े की सवारी करते थे। वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। लॉर्ड का संबंध था राजा से, और लॉर्ड के अंतर्गत के अंदर रहने वाले थे नाइट। नाइट क्या थे? सैनिक थे जो लॉर्ड के नीचे रहते थे, और लॉर्ड का संबंध था डायरेक्ट राजा से। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे फीफ कहा गया, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना समय बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के लिए ही होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थीं। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी अधिक नहीं थीं, ये घुमक्कड़ चारण माने पोएट बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकड़ा छज्जा होता था, जहाँ मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे
यह एक गायक दीर्घा होती थी जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग। प्रथम वर्ग जो था वह पादरी वर्ग का था। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियां थीं जिनसे वे कर उगा सकते थे। इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। अभिजात मतलब ऊंचे कुल के। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थीं। वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थीं। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों की नकल थी। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब जिस वक्त जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुरूप आविष्कार होते गए। अब हम लोग पढ़ेंगे भिक्षुओं के विषय में। भिक्षु भी एक वर्ग था। समाज में भिक्षु भी एक वर्ग था। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट था और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन औबे में रहने और समय प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मॉन्क तथा स्त्रियां नन कहलाती थीं। कुछ औबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग औबे थे। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबद्ध थे। इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया।
आवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, जो उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। चौदहवीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगीं। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक एवं विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गड़हड़ियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी। नीचे बॉक्स में उदाहरण देखिए, जिसमें भिक्षुणी, भिक्षु और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है। चर्च और समाज। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। चौथी सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाली ईसा मसीह के जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। इस तिथि की गणना सौर पंचांग सोलर कैलेंडर के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण, क्रूसिफिकेशन और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि उसने चंद्र पंचांग लूनर कैलेंडर पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप से उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा, पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पैरिश, एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे। काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों, छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता की जड़ से भेद जाती है, और जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो कि उन निद्र चक्षु में रात बिता देती हैं, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है। जब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। जेफरी चौसर द कैंटरबरी टेल्स से ली गई ये कविता है। इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी। यहाँ उसका हिंदी रूपांतर करने का प्रयास है। तो ये कैंटरबरी टेल्स जेफरी चौसर, जो अंग्रेजी साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, तो उनकी रचित ये कविता है। तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। अब हम लोग किसानों की स्थिति को समझेंगे कि वे कैसे थे, स्वतंत्र थे या बंधक थे। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे
जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता है। सर्फ का अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करना, बाड़ बनाना और सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी, और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत कातते, कपड़ा बुनते, मोमबत्ती बनाते, लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था, जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। टैली कर था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेंक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषि दास को उसके किसके साथ विवाह करना चाहिए, या फिर कृषि दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क लेता था। इंग्लैंड। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। 6वीं सदी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड का रूपांतरण है। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता की उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसी वे राजा की करते थे, किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहाँ अनेक प्रक्रियाएं थीं जो व्यवस्था को बदल रही थीं। इनमें से कुछ, जैसे पर्यावरण में परिवर्तन,
धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। हम इन प्रक्रियाओं की बारी बारी से जांच करेंगे। पर्यावरण। 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों से घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गईं। फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी में यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसतन तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए अब लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग। प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म की थी। कृषक को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला लकड़ी का हल था। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच ही सकता था। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ था, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें प्रत्येक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीके का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को पड़ती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष पड़ती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गया। इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय को अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेनरों की जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सहते थे। चूंकि वे खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पाद अपने लिए रखने लगे। वे बेगार करने से बचने लगे। चरागाहों व वन भूमि के कारण उनका लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी। 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस नई कृषि प्रौद्योगिकी से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपने इसको देखा, इसके लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।